कर्नल अमित बहुत बुरा हुआ, बहुत ज्यादा। ब्रिगेडियर विनोद कुमार के लहजे में परेशानी के साथ गुस्से का अंसर नुमाया था। मैंने सारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी और तुम्हारी गलत प्लानिंग से हमें जो नुकसान पहुंचा है उसकी तलाफी शायद कभी ना हो सके। एके ने कहा, सर अपनी तरफ से तो मैंने। ब्रिगेडियर ने कता कलामी की, कर्नल साहब वो चंद दिनों के वक्फे से भी तो भेजे जा सकते थे, जरूरी था कि उन्हें एक ही दिन भेजा जाता। एके ने कहा, सर मैंने आपके गोश गुजार तो किया था कि हम उन्हें 5-5 की टोलियों में भेज रहे हैं। ब्रिगेडियर बोला, अब अपनी गलती मेरे सर मुंडने की जरूरत नहीं। मैंने ना तो इसका मशवरा दिया था और ना ही तुमने बाकायदा इजाजत तलब की थी। सिर्फ बताया था कि तुम ऐसा करने का इरादा रखते हो, और बतौर आर्मी ऑफिसर इस बात से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ होगे कि इजाजत तलब करने और किसी बात से आगाह करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ने कहा, सर मैंने जो कुछ किया है भारत माता की बेहतरी के लिए किया है, बाकी इसमें भारत माता का नुकसान हुआ है तो भगवान की इच्छा यही थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अगर इसके बावजूद आप या भारत सरकार को मेरी कोताही नजर आती है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूँ। ब्रिगेडियर बोला, तुम्हें सजा देने से नुकसान पूरा हो जाएगा। वो बोला, तो सर फिर क्या किया जाए, अब वो बंदे तो वापस आने से रहे। ब्रिगेडियर बोला, कर्नल साहब घबराने की जरूरत नहीं, भारत माता के सबूत ऐसी बातों से घबराया नहीं करते। एके का नादिम लहजा सुनते ही ब्रिगेडियर विनोद जो उसे सरजनिश कर रहा था तसल्ली देने लगा। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाकी मेरी हाई कमांड से बात हो चुकी है। मुतालिबा ये किया गया है कि जिससे ये खबर लीक हुई है वो काली भेड़ तलाश की जाए। एके ने कहा, सर पाशा सीआई के हाथों हलाक हुआ है और उसके तमाम साथी सीआई ने गिरफ्तार कर लिए थे, उन्हीं से ये खबर लीक हुई होगी। ब्रिगेडियर के लहजे में नरमी की झलक आते ही एके के चेहरे पे छाई परेशानी खत्म हो गई। ब्रिगेडियर ने पूछा, पाशा के अलावा कोई भी उनके ट्रेनिंग पीरियड के दौरान से वाकिफ था? एके ने कहा, शायद पाशा ने ही अपने किसी साथी को बताया हो और वो सीआई के हाथों गिरफ्तार हो गया हो। ब्रिगेडियर ने पूछा, पाशा के इतने ज्यादा करीब कौन था? एके बोला, पार्वती सर। पाशा ने न सिर्फ उसे खुसूसी तौर पर ट्रेनिंग दी थी बल्कि सिफारिश करके अपने पास भी रखा हुआ था। ब्रिगेडियर बोला, अरे हाँ, पार्वती से याद आया कि 2 दिन पहले अपने एक आदमी ने उसे किसी नौजवान लड़के के साथ देखा है। वो शायद उसे ना पहचान पाता कि वो मुसलमान औरतों की तरह निकाब में थी, लेकिन इत्तेफाक से साहिल समंदर पे चलने वाली हवा की वजह से उसके चेहरे पे पड़ा नकाब उलट गया और उसी वक्त वो उसके करीब से गुजर रहा था। पहले तो उसे अपनी आंखों पे यकीन न आया कि उसके मुताबिक तो वो सीआई की कैद में थी। अगर किसी तरीके से रिहा हो भी गई हो तो उसे कम से कम अपने बंदों की तलाश करनी चाहिए थी। बहरहाल शक को दूर करने के लिए वो उसकी टोह में लग गया। इसके लिए उसे ज्यादा तगो-दौ न करनी पड़ी। उसका काम साहिल पे चलने वाली हवा ने बहुत आसान बना दिया। बाद में साहिल पे बने रेस्तोरां में उनके करीब बैठकर वो उनकी गुफ्तगू सुनने में भी कामयाब रहा। ये सब नोट करके उसने हमें रिपोर्ट भिजवा दी। अगर ये हादसा न हुआ होता तो शायद मैंने कल ही इस बारे में गुफ्तगू कर ली होती। एक ने कहा, उस आदमी ने पार्वती से कोई बातचीत करने की कोशिश की थी? ब्रिगेडियर बोला, उसके कहने के मुताबिक पार्वती ने कोई ऐसा मौका फराहम नहीं किया कि वो उसे कोई इशारा कर पाता। वो तो किसी पुजारन की तरह अपने साथी की जात में खोई हुई थी। एके बोला, सर अगर वो पार्वती है तो उसके बारे में वाज़ेह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। हो सकता है ये सीआई की कोई चाल हो और उन्होंने उसे हमारे एजेंटों के लिए बतौर चारा खुला छोड़ा हुआ हो। ये भी हो सकता है वो वहां से फरार होने में कामयाब तो हो गई हो, लेकिन अपने तमाम आदमी चूंकि गिरफ्तार हो या फरार हो चुके थे, इसलिए वो किसी अजनबी की दाश्त बनकर रहने पर मजबूर हो। इसी तरह ये भी मुमकिन है कि हमारे हालिया नुकसान की जिम्मेदार वही हो और उसी से ये खबर सीआई को मिली हो जिससे हमारा इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। वो पाशा के निहायत करीब थी और इस बारे में सब जानती थी। हो सकता है इसके बदले उसे रिहाई का इनाम मिला हो। ब्रिगेडियर ने कहा, तुम्हारा पहला अंदाजा तो यूं रद्द है कि अगर सीआई ने उसे बतौर चारा इस्तेमाल करना होता तो वो यूं निकाब में न फिरती। दूसरे, उसका सीआई की कैद से फरार होना एक नामुमकिन बात है और बिलफर्ज ये चमत्कार किसी सूरत हो भी गया हो तो उसके बाद इस तरह कराची में खुलेआम किसी मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाना, ये बात अक्ल से बईद लगती है। अब रह गई आखिरी बात, तो मैं इस बात से किसी हद तक मुत्तफिक हूँ। एक ने कहा, सर मैं 100% आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन अब पार्वती के बारे में क्या किया जाए? उसने भारत माता से गद्दारी की है। पहचानने वाले ने उसका ताकुब करके उसका एड्रेस तो मालूम कर लिया होगा। ब्रिगेडियर बोला, वो पिछले 2 हफ्तों से अपने यार के हमरा एक होटल में मुकीम है। एके बोला, सर अगर उसे अगवा कर लिया जाए तो सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। ब्रिगेडियर बोला, हमारे बंदे अब इस काबिल नहीं रहे कि उसे अगवा कर सकें, अलबत्ता उसे कत्ल करवाया जा सकता है। एके बोला, नहीं सर, जब तक असल बात मालूम न कर ली जाए उसके कत्ल का फैसला करना ठीक नहीं होगा।
ब्रिगेडियर बोला, कर्नल मेरा ख्याल है कराची में अपने सेटअप को असर नौ मजबूत करने के लिए हमें कोई अच्छा सा एजेंट वहाँ भेजना पड़ेगा। एके बोला, दुरुस्त है सर, और मेरी नजर में इसके लिए मेजर रोहित चक्रवर्ती से बढ़कर और कोई नहीं। ब्रिगेडियर बोला, मेजर चक्रवर्ती? एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, कर्नल वो कहीं टिक कर काम करने वाला आदमी नहीं है, और वैसे भी उसकी यहाँ काफी जरूरत है। एक ने कहा, सर कौन सा उसे मुस्तकिल भेज रहे हैं, अपने आदमियों को थोड़ा मुस्तहकम कर देगा। पार्वती का मसला है और उसके साथ एक दो और मसाइल हैं, ये हल करते ही वो वापस आ जाएगा। ब्रिगेडियर उसके साथ मुत्तफिक हो गया, बोला, चलो ऐसे ही कर लेते हैं, तुम मेजर चक्रवर्ती को सारी सूरत हाल से आगाह कर दो। एक बोला, ठीक है सर। बाकी एक सरहदी मुखबर से पता चला है कि उन बंदों में एक सीआई ने जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और एक फरार होने में कामयाब हो गया है। ये पता नहीं चल सका कि वो हैं कौन कौन। ब्रिगेडियर बोला, कर्नल फरार होने वाला अगर इंडिया की तरफ आता तो अभी तक वो हमारे पास पहुंच चुका होता। उसने लाजमी पाकिस्तान का रुख किया होगा और शायद अब तक वो सहरा का लुकमा बन चुका हो, और जो सीआई के हाथ चढ़ गया है वो तो समझो जिंदा दरगोर हो गया। इसलिए उन दो का शुमार भी परलोक सिधारने वालों में करो। एक उम्मीद भरे लहजे में बोला, शायद फरार होने वाला जिंदा बच गया हो। ब्रिगेडियर बोला, ये जिम्मेदारी भी मेजर रोहित के जिम्मे लगा दो कि वो उस फरार होने वाले का भी सुराग लगाए। हाँ ये ठीक है। एक ये कहकर उठते हुए बोला, सर इजाजत दें ताकि मैं मेजर रोहित को बुलाकर सारी सूरत हाल से आगाह कर दूं। ब्रिगेडियर ने उसकी जानिब मुसाफे के लिए हाथ बढ़ा दिया। ओके, विश यू गुड लक। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब। भारतीय एजेंसी रॉ की चालबाजियां, मक्कारियां, एक ऐसे नौजवान की दास्तान जिसे हालात ने दहशतगर्द बनने पर मजबूर किया। बदनाम जमाना एजेंसी ब्लैक वाटर के गलीज धंधे। पाकिस्तानी आईएसआई के कारनामे। मुल्क की खातिर कुर्बानियां। स्नाइपर और भगोड़ा के बाद पेश खिदमत है रियाज आकिब कोहलर का एक और शाहकार नॉवल दलदल। सर आज सुबह सवेरे पार्वती, मेरा मतलब है शहजादी, अपने शौहर के साथ कराची से निकल गई है। आतिफ को खुशमगी निगाहों से अपनी तरफ मुतवज्जे पाकर इरफान जल्दी से पार्वती के नाम की तस्वीर करता हुआ बोला। आतिफ ने कहा, इस दौरान उसकी कोई मशकूक हरकत या सरगर्मी तुम्हारे मुशाहिदे में आई हो? इरफान बोला, नहीं सर, पहले दिन से लेकर कराची छोड़ने तक मैं उसकी किसी ऐसी हरकत से मुत्तला नहीं हो सका हूँ। वो तो हर वक्त ही अपने नए नवेले शौहर में खोई दिखाई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुदरत ने वाकई ही उसे सुधरने का मौका दिया है। आतिफ ने कहा, तुम अंदाजे लगा रहे हो और मुझे यकीन है। इरफान बोला, अगर आपको यकीन था तो उसकी निगरानी क्यों करवाई? आतिफ बोला, ये मेरे पेशे का पहला उसूल है कि शक की ऐनक घर में भी ना उतारो, मैं मजबूर हूँ दोस्त। इरफान बोला, इसका मतलब है आप हमारी भाभी को भी शक की निगाह से देखते हैं? आतिफ बोला, तेरी भाभी तो अभी पैदा ही नहीं हुई यार, फिलहाल तो दो बड़े भाई मौजूद हैं। इरफान बोला, यानी आप सबसे छोटे हैं? आतिफ बोला, ऐसा ही है। ये अल्फाज उसके मुंह में थे कि उसके सामने रखे फोन की घंटी बजी। यस, आतिफ स्पीकिंग। दूसरी तरफ सिद्दीकी साहब थे। आतिफ फौरन मेरे पास पहुंचो, बदरुद्दीन साहब ने हमें बुलाया है, यहाँ से इकट्ठे उनके पास जाते हैं। मैं आ गया सर कहकर आतिफ ने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। ओके इरफान, बदरुद्दीन साहब याद कर रहे हैं, बाद में गपशप होगी। वो अपने ऑफिस से बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो दोनों बदरुद्दीन साहब के सामने मौजूद थे। रस्मी कलमात के बाद वो एक लिफाफा उन दोनों की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तस्वीरें देखो। उसके हाथ से लिफाफा लेकर सिद्दीकी साहब ने खोला। आतिफ भी झुक कर देखने लगा। एक जवान आदमी की तस्वीर थी जो क्लीन शेव था और किसी फिल्मी हीरो का सा स्टाइल बनाकर खड़ा था। लंबे बाल, आंखों पे स्याह चश्मा, हाफ बाजुओं वाली शर्ट। उसने सीने पे इस अंदाज से हाथ बांधे हुए थे कि बाजू की मछलियां ज्यादा से ज्यादा उभरी हुई थी। तस्वीर वापस लिफाफे में डालते हुए सिद्दीकी साहब मुस्तफसिर हुए, ये कौन है सर? बदरुद्दीन ने कहा, मेजर रोहित चक्रवर्ती, रॉ का वो मायानाज एजेंट जो अपने किसी मिशन में भी नाकाम नहीं हुआ। सिद्दीकी साहब ने कहा, तो फिर? वो बोले, तो फिर ये कि अब चक्रवर्ती साहब किसी भी लम्हे एक नामालूम मिशन के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं या शायद आ चुके हों। हाई कमांड की तरफ से ये तस्वीर तमाम बटालियंस को जारी की जा चुकी है। इसने किस शहर में अपने मिशन की तकमील करनी है इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं मिली है, इसी वजह से तमाम को अलर्ट किया जा चुका है। सिद्दीकी साहब ने तस्वीर अपने पास रख ली और बोले, ठीक है सर, मैं इस तस्वीर की कॉपियां करवा के तमाम को इशू कर देता हूँ, जैसे ही कोई खबर मिली देख लेंगे।
लेंगे। बदरुद्दीन साहब बोले, तमाम को बता देना कि कोई अकेला बंदा इस पे हाथ न डाले क्योंकि ये काफी खतरनाक बंदा है, अकेले आदमी से शायद काबू ना आए। सिद्दीकी साहब बोले, ठीक है सर। फिर वो आतिफ को मुखातिब हुए, आतिफ साहब ये आपकी फील्ड है, सिद्दीकी साहब की निस्बत आप ज्यादा इस काम को समझ सकते हैं, तमाम एजेंट्स को इसके बारे में अच्छी तरह ब्रीफ कर देना और आज ही से तमाम को इसकी तस्वीर की कॉपी देकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बंदरगाह और लारी अड्डों पे निगरानी के लिए भेज दो। गो ये अपने असल हुलिये में नहीं होगा मगर फिर भी कुछ न कुछ मुशाबहत से पहचान लिया जाएगा। तस्वीर की पुश्त पे इसके कद और जिसामत वगैरह के बारे में कुछ मालूमात दर्ज हैं, वो भी देख लेना। आतिफ भी सिद्दीकी साहब की तरह मुख्तसरन बोला, ठीक है सर। बदरुद्दीन साहब ने कहा, ठीक है तो फिर जल्दी ही कोई अच्छी खबर मिलनी चाहिए। दोनों बैक जबान बोले, इंशाल्लाह सर। बदरुद्दीन साहब बोले, मेरी तरफ से आप फारिग हैं। उनकी तरफ से इजाजत मिलते ही वो दोनों सलाम कहते हुए उनके दफ्तर से निकल आए। वो ज्यादा देर सोया ना रह सका, जल्द ही उसकी आंख खुल गई। धूप में तेजी के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला गया था। इन दरख्तों का साया इतना घना नहीं था मगर फिर भी धूप की बराह रास्त तपिश से वो बचा रहा। दोपहर को उसने बची कुची रोटी खाकर पेट पूजा की, जबकि शाम तक पानी का मशकीजा खाली हो गया था। असर के बाद वो एक मर्तबा फिर जाने के लिए तैयार था। इस मर्तबा वो एतमाद से ऊंट पर सवार हुआ। सूरज से उसने अपने तजवीज की हुई समत का अंदाजा किया और चल पड़ा। शुरू से ही उसने शुमाल मगरिब की समत को अपनी मंजिल के तौर पर चुना था क्योंकि उसे पता था कि इंडिया पाकिस्तान की मशरकी जानिब वाक़े है। इसके साथ एक ही मुतय्यन समत में सफर करने का ये फायदा था कि वो दाएं बाएं फिरने से बच जाता और उसका सफर किसी न किसी समत जारी रहता। किसी भी शहर में पहुंचने के बाद उसका कराची पहुंचना आसान हो जाता। इसके बरक्स होने की सूरत में शायद वो उसी सहरा में चकराता फिरता। पूरे दिन के आराम के बाद ऊंट ताजा दम हो गया था, अलबत्ता वो अपने बाजू के जख्म की वजह से काफी बेआरामी महसूस कर रहा था। इसके साथ उसे खुराक की फिक्र भी दामनगीर थी। ऊंट तो कई दिन भूखा प्यासा जिंदा रह सकता है मगर अपने अंदर वो कोई ऐसी खूबी मौजूद नहीं पाता था। अंधेरा छाने से पहले उसे एक बड़े गाँव के आसार नजर आए। शायद मैं आबाद इलाके के करीब पहुंच गया हूं। उसके दिमाग में एक उम्मीद अफजा सोच उभरी। पहले तो उसने गांव को बाईपास करने की बाबत सोचा मगर फिर उसके जहन में ख्याल आया कि इतने बड़े गांव में उस पे किसने तवज्जो देनी है। वो सीधा आगे बढ़ता गया। गांव के चंद आवारा कुत्तों ने आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल किया मगर वो उन पे तवज्जो दिए बगैर आगे बढ़ता गया। मकानात का सिलसिला शुरू होते ही उसकी मुठभेड़ एक उधेड़ उमर आदमी से हो गई। साईं छा हाला तो कितना आया हो? उनके घर में ज्यादातर उर्दू बोली जाती थी मगर वो सिंधी जबान बड़ी अच्छी जानता था। वो बोला, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। उधेड़ उमर आदमी ने कहा, किससे मिलना है? वो बोला, मुसाफिर हूँ साईं। उधेड़ उमर आदमी ने कहा, चलो फिर मेरे साथ चलो। वो उसके ऊंट की नकेल पकड़ता हुआ बोला। इस्माइल को इस पे कोई एतराज नहीं था इसलिए वो खामोश रहा। अपने घर के सामने उसने ऊंट बिठाया। इस्माइल नीचे आ गया और वो उसे लेकर बैठक में घुस गया। वहां उसे चारपाई पेश करते हुए वो बोला, आप बैठे, मैं खाने का बता दूं। इस्माइल ने बगैर किसी तकल्लुफ के सर हिला दिया। वो बैठक से मुत्तसिल घर के दरवाजे में दाखिल हुआ। उसकी वापसी तक इस्माइल उसके मुतवक्के सवालात के जवाबात सोचता रहा। वापसी में उसके हाथ में पानी का भरा हुआ लोटा था जो उसने इस्माइल शाह को हाथ मुंह धोने के लिए दिया। मुंह धोते वक्त उसके मेजबान से उसके बाजू की तकलीफ छुपी न रह सकी। उसने पूछा, साईं क्या हुआ, बाजू जख्मी है? वो मुख्तसरन बोला, जी। आदमी ने पूछा, कैसे जख्मी हुआ? ऊंट से गिरे हो? उसने बात गोल मोल की, कुछ ऐसा ही समझ ले। आदमी ने कहा, हकीम साहब को बुला लाऊं? इस्माइल ने कहा, अगर ऐसा हो जाए तो। आदमी पुरखुलूस लहजे में बोला, क्यों नहीं, खाना खाने से पहले हकीम साहब को बुला लेता हूँ। और वो उठकर बैठक से बाहर निकल गया। उसे बैठक से निकले 5 मिनट हुए होंगे कि घर के दरवाजे से एक खनखनाती आवाज आई, अदा साईं। इस्माइल ने कोई जवाब देना मुनासिब न समझा और खामोश बैठा रहा। कोई जवाब न पाकर एक दफा फिर पुकारा गया, अदा साईं खाना गर्म कर दिया है। इस मर्तबा इस्माइल खामोश न रह सका और उसे जवाब देते हुए बोला, बहन आपके भाई बाहर गए हुए हैं। आवाज आई, वो आए तो उन्हें बताना खाना तैयार है। इस्माइल ने कहा, ठीक है, और खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद उसका मेजबान एक बूढ़े से शख्स के हमरा वापस आया जिसने हाथ में कपड़े का एक थैला उठाया हुआ था। वो इस्माइल का बाजू थामते हुए मुस्तफसिर हुआ, हाँ जवान क्या हुआ है? इस्माइल बोला, हकीम साहब ऊंट से नीचे एक नोकीली लकड़ी पर गिरा हूँ और लकड़ी बाजू के आर पार हो गई है। हकीम साहब ने सर हिलाते हुए उसे कमीज उतारने को कहा। जख्म पे बांधी हुई पट्टी बड़ी मुश्किल से अलहदा हुई थी। वो इस्माइल के मेजबान से
मुखातिब हुआ, अनवर साईं लालटेन नजदीक करो। और वो लालटेन पकड़कर नजदीक आ गया। हकीम साहब ने बड़ी बारीकी से उसके जख्म का मुआयना किया और फिर अनवर से गर्म पानी मंगवा कर पहले जख्म को अच्छी तरह धोया। उसके बाद कोई अजीब सा महलूल जख्म पे लगाया जिससे जख्म में ऐसी जलन शुरू हो गई थी कि इस्माइल ने बड़ी मुश्किल से अपनी कराहों को रोका। उसके बाद सफेद सा एक पाउडर छिड़क कर उसके ऊपर एक जर्द रंग की मलहम लगाई, ऊपर एक साफ पट्टी बांधी। महलूल से होने वाली शदीद जलन को मलहम ने बिल्कुल खत्म कर दिया था। एक दूसरी साफ पट्टी को गिरह लगाकर उसके गले में डालकर जख्मी बाजू उससे लटका दिया। हकीम साहब इत्मीनान से बोले, 3-4 पट्टियों के बाद इंशाअल्लाह जख्म ठीक हो जाएगा। हकीम साहब को तैयारी पकड़ते देखकर मेजबान अनवर बोला, हकीम साहब खाना खाकर जाइए। हकीम बोला, नहीं मैं खाना खाकर आया हूँ। उसने थैले से सुफूफ की पुड़ियां निकाल कर इस्माइल की तरफ बढ़ाई। बेटा दिन में 2 टाइम खाने के बाद पानी के साथ ये सुफूफ खा लेना। और इस्माइल ने सर हिलाते हुए पुड़ियां उससे ले ली। हकीम बोला, अनवर मियाँ मुझे घर तक छोड़ने नहीं जाओगे? अनवर बोला, चलता हूँ हकीम साहब, मेहमान को खाना दे दूं। वो जल्दी से घर में घुस गया। वापसी पे उसके हाथ में रोटियों का छाबा और सालन का डोंगा था। ये लवाजमात एक छोटी सी टेबल पर रख कर उसने टेबल को इस्माइल के सामने रखा और हकीम साहब से बोला, चले हकीम साहब। और वो दोनों बैठक से निकल गए। इस्माइल खामोशी से खाना खाने लगा। अनवर की वापसी तक वो खाना खा चुका था। वापसी पे इस्माइल को अनवर के तासुरात में वाज़े तब्दीली नजर आई। खाने के बर्तन समेट कर वो थोड़ी देर बाद चाय ले आया। इस्माइल बड़ी शिद्दत से चाय की तलब महसूस कर रहा था। चाय पीने के दौरान उसने इस्माइल से पूछा, साईं आपका नाम पूछ सकता हूँ? इस्माइल बोला, गाजी शाह। अनवर ने कहा, गाजी साईं एक बात पूछूं? उसके अंदाज ने इस्माइल को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस्माइल बोला, पूछो। वो बोला, आपको गोली लगी है? इस्माइल चौंका, क्या? वो बोला, जी साईं मुझे हकीम साहब यही बताने के लिए अपने साथ ले गए थे कि ये जख्म गोली लगने का है, लकड़ी चुभने का नहीं है। आप सिर्फ इतना बता दें कि आप कहीं सरकार के मुजरिम तो नहीं है। इस्माइल बोला, अदा अनवर ये एक लंबी कहानी है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बता सकूं। मुख्तसरन ये समझ लो कि मैं चोर डाकू या मुजरिम नहीं हूँ, बस हालात का सताया हुआ गरीबुद्दयार हूँ। अनवर बोला, टाइम तो बहुत है साईं। इस्माइल ने कहा, नहीं अदा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। और वो खड़ा हो गया। आपने जहां इतनी मेहरबानी की है वहीं अगर थोड़ा सा ज़ादे राह और किसी करीबी शहर की जानिब मेरी रहनुमाई कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अनवर बोला, साईं रात को कहाँ ख्वार होते फिरोगे, आज की रात यहीं रह जाओ। इस्माइल ने जाने पे इसरार किया, बोला, नहीं अता मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अनवर बोला, अच्छा ठहरो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। अनवर एक मर्तबा फिर घर में घुस गया मगर उसकी वापसी से पहले बैरूनी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। अनवर साईं, अनवर साईं। बाहर जोर से पुकारा गया। आवाज इतनी बुलंद थी कि अनवर को घर के अंदर सुनाई दी और वो भागकर बाहर आ गया। उसके आने तक दरवाजा खटखटाया जाता रहा। क्या बात है भाई, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो? वो दरवाजा खोलता हुआ बोला। दरवाजा खुलते ही 4-5 आदमी अंदर आ गए। अंदर आते ही उनमें से एक इस्माइल की जानिब इशारा करते हुए चिल्लाया, ये चोर है। उनके जारहाना अंदाज को देखते हुए इस्माइल बौखला गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।